तो ये वो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके पहले हम देखेंगे कि 1+x, एक छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे, 1+x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे तो क्या मिल रहा है मुझे सर? 1+2x+x²। हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। जी सर। अब देखो, मैं अगर तुम्हें बोल रहा हूँ कि इस टोटल जो एक्सपांशन है इसमें हाईएस्ट कोएफिशिएंट कौन है, आप बोलोगे सर 2 है सर, क्योंकि x के मतलब यही दिखाई दे रहा है, इधर 1 है, इधर भी x² के कोएफिशिएंट में 1 है, यस और सर। इधर x के कोएफिशिएंट में 2 बैठा है सर, तो 2 होगा। तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना कि मेरा 2x होगा, बट आप x का वैल्यू 1 बैठा दो इसमें, तो बात तो सेम ही हो जा रहा है। यस मतलब सर। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, x का वैल्यू 1 बैठाना पड़ता है, x मतलब जो वेरिएबल है। और यही चीज आपको जो होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया था ना मैंने, उसमें याद मतलब आपको यूज करना था। अगर कोई जिसने किया है उसमें देखा होगा क्वेश्चन में x का वैल्यू दिया ही नहीं था, इसका मतलब कैसे सॉल्व करेंगे फिर? क्योंकि मैंने जो दिखाया था उसमें तो आपको x का वैल्यू दिया था। कोई एक बच्चे ने मुझे पूछा भी था, सर x का वैल्यू तो दिया नहीं है, कैसे मैं सॉल्व करूंगा? तो मैंने उसको बोल दिया था, बेटा थोड़ा क्वेश्चन देखो, आपको x का वैल्यू 1 लेना है। रीजन क्या है? रीजन ये है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपको नहीं दिया रहेगा और उधर से आपको समझना है ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट के लिए x का वैल्यू 1 बैठाना होता है। क्यों? रीजन इज दिस। ठीक है, तो आप 2x ले सकते हो। बताना सर रीजन सर। जैसे कि मैंने इसको एक्सपांड किया, 1+x² को एक्सपांड कर दिया होल स्क्वायर को, 1+x² नहीं, 1+x का होल स्क्वायर। क्या मिला आपको? 1+2x+x² मिल गया। अब देखो क्या हुआ इसमें कि मैक्सिमम कोएफिशिएंट मुझे चाहिए, मतलब हाईएस्ट कोएफिशिएंट चाहिए, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट जो बोल रहे, तो क्या है? 2x, मतलब 2 है, बट 2 आ कहां से रहा है? 2x वाला टर्म से आ रहा है। तो मैं 2x वाला टर्म को तो ऐसे भी सोच सकता हूँ ना कि 2x वाला टर्म में अगर x का वैल्यू मैं 1 बैठा देता हूँ तो यही तो 2 आ जाएगा। मतलब x को छोड़ के कुछ लेना है, मतलब x को मुझे क्या करना है? रिमूव कर देना है। तो मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ ना, x का वैल्यू 1 बैठाने से जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट का काम कर रहा है। मतलब फॉर फाइंडिंग आउट द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट आई हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1। ऐसे सोचना है मुझे। सर x की वैल्यू सर 1 नहीं पुट कर सकते हैं कि कुछ भी पुट कर सकते हैं? कुछ भी पुट करोगे तो वो तो कुछ अलग अलग वैल्यू बन जाएगा। देखो अगर आप मान लो मैं x का वैल्यू इसमें 3 पुट कर रहा हूँ, समझ रहे हो मेरा बात? यस सर। यस सर। दैट केस क्या हो जाएगा? 2x का वैल्यू हो जाएगा 6 और x² का वैल्यू तो बेटा 9 बन जाएगा, फिर तो आपका आंसर हो जाना है 9। ऐसा नहीं करना है। ऐसे में तो इस केस में आपको आप क्या कर रहे हो? आप x का वैल्यू को मॉडिफाई कर दे रहे हो। हमें तो क्या चाहिए? ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, और इसीलिए मुझे x को रिमूव कर देना है। और इसलिए मैं x का पावर 0 भी कर सकता हूँ, और x का पावर 0 मतलब x का वैल्यू 1, सर मतलब 1। वो वाला चीज 1 हो जा रहा है। इसी से आ जा रहा है आपका कि हाँ x का वैल्यू 1 अगर बैठा होगा तो इस केस में भी मुझे ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट का कंसेप्ट आ जाता है। तो यही वाला चीज हमें यूज करना है इसमें। अच्छा, तो पहला वाला जो चीज था कि मुझे m का वैल्यू निकालना है, दो चीज इसमें होता है, एक तो m का वैल्यू, दूसरा वाला r का वैल्यू। ये जो कैसे आया था थोड़ा डिराइव करके मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाया था। आई होप कि आपको याद है वो चीज। ठीक है, तो चलो देखते हैं फिलहाल। तो एम का वैल्यू तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं निकालूंगा, तो एम शुड बी व्हाट? n+1। अब इस क्वेश्चन में आप देखो पावर में 2 है ना, तो ये आज आपका आ जाएगा 2n+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x। अब मैंने अभी भी बोला x का वैल्यू क्या बैठाना है आपको? 1 बैठाना है, तो ये क्या बन जाएगा? सर 1। ये बन जाएगा 1। और आपके केस में इस y क्या है? इसमें y का वैल्यू x दिया है, मतलब 1/x विद इन मॉड आ जाएगा। हाँ या ना बोलो। यस सर। ठीक है, समझ आया? यस सर। यस सर। अच्छा, ये वाला मैंने जस्ट m का वैल्यू लिखा है अभी मैंने, मतलब ये वाला फॉर्मूला लिखा है बस, n+1/1+x/y। x का वैल्यू इस केस में आपका 1 है, हाँ या ना? और y का वैल्यू x है, तो मैंने जस्ट 1/x लिखा। अभी मैंने x का वैल्यू 1 नहीं बैठाया, अभी बैठाऊंगा। 1+x है ना, तो x का वैल्यू क्या है इस केस में? 1 है, और y का वैल्यू y है। समझ रहे हो आप? और n का वैल्यू 2n है, यस सर। इसलिए n की जगह पर 2n लिख दिया। अब जाके अगर x का वैल्यू मैं बैठाऊंगा तो m शुड बी व्हाट? तो देखो m का वैल्यू आपका आ जाएगा 2n+1 बाई, देखो x का वैल्यू 1 बैठाओगे तो 1/1 मॉड के अंदर आ जाएगा, और मॉड के अंदर 1/1 का मतलब तो 1 ही होता है, तो नीचे 1+1 2 बन जाएगा, और मतलब प्लस का 2n+1/2 बन जा रहा है m का वैल्यू।
ठीक है, और इसको सर अगर डिवाइड करेंगे तो m का वैल्यू कितना आएगा, 2n/2 आएगा वो n, और 1/2 आ जा रहा है। और अभी अभी मैंने देखा r का वैल्यू कितना होता है, m से लेके m-1 तक। सो मैं लिख सकता हूँ ना इधर से कि m-1 मतलब m-1 r लेस इक्वल्स टू m। सर हाँ बेटा, सर ये 1 प्लस मॉडुलस ऑफ 1 प्लस एक्स का सर वैल्यू 2 कैसे आई? देखो मैंने x का वैल्यू 1 बैठा दिया इसमें, तो 1 बैठाओगे तो क्या होगा, 1/1 हो जाएगा, और 1/1 का वैल्यू 1 होता है, तो नीचे 1 + 1 2 हो जा रहा है। यस सर। ठीक है, अब देखो इसमें मैं m का वैल्यू भी बैठा दूंगा, जो कि आपके पास आया है n + 1/2, तो बैठा दो n + 1/2 - 1 लेस इक्वल्स टू r लेस इक्वल्स टू + 1/2, एंड ये आ जाएगा n - 1/2 लेस इक्वल्स टू r लेस इक्वल्स टू n + 1/2। कोई बोल सकता है इधर से कि r का वैल्यू क्या होगा, ये कैसे निकालते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बोला था। क्या होगा r का वैल्यू, बोलो बोलो। सर दोनों होंगे सर। दोनों कैसे होगा बेटा, r एक क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट टर्म है। अब नंबर ऑफ टर्म तो देखो n - 1/2 हम जो देख पा रहे हैं, तो n का वैल्यू कुछ भी क्या हो सकता है, कुछ भी क्या होगा, होल नंबर, और होल नंबर से आप प्लस माइनस हाफ कर रहे हो, तो वो तो एक फ्रैक्शन टर्म बनेगा, तो r का वैल्यू तो फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली ये दो वैल्यू तो होगा नहीं। r का वैल्यू एक ही हो सकता है जो n हो सकता है, क्योंकि देखो n - 1/2 है, ये n + 1/2 है। आप इसको समझने के लिए कोई भी एक पॉइंट मतलब कोई भी वैल्यू लेके देखो, n का वैल्यू मान लो 3 है, तो पहला वाला क्या बन रहा है, 3 - 1/2 लेस इक्वल्स टू r लेस इक्वल्स टू 3 + 1/2, हाँ या ना। 3 - 1/2 बन जाता है 2/5, और देखो 3 + 1/2 बन जाता है आपका 3.5, देखो 3 2/5, सॉरी ये 2/5 नहीं, ये हो जाएगा आपका 5/2, सॉरी। सो 5/2 मतलब कि 2.5 हो जा रहा है आपका, तो 2.5 और 3.5 के बीच में एक ही नंबर आता है 3, वो 3। कौन था, देखो खुद n था। तो इसी चीज का भी यूज करके ये वाला बना सकते हो कि हाँ n - 1/2 और n + 1/2 के बीच में r है, तो r का वैल्यू वही नहीं हो जाएगा। ये वाला मैंने एग्जांपल दिखाया आपको, ये वाला पोर्शन मतलब इस प्रॉब्लम का पोर्शन नहीं है, तो r का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, होल नंबर में होता है, हाँ या ना। कोई फ्रैक्शन वैल्यू तो नहीं हो सकता, नंबर कैसे फ्रैक्शन हो यस सकता सर। है, राइट। यस सर। ये चीज मैंने लास्ट क्लास में बोला था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें r का वैल्यू मिल गया है, ठीक है सर, r का वैल्यू मिल गया है, और m का वैल्यू भी तो मुझे मालूम है ना, क्या था m का वैल्यू, n + 1/2, हाँ या ना बोलो। जी सर। यस सर। यस सर। फिर से मैं क्या करूंगा, इस चीज को जो एक्चुअल इनइक्वालिटी था, r लेस इक्वल्स टू m - 1, कितना था, m - 1 और लेस इक्वल्स टू, सॉरी m - 1 से बड़ा होना चाहिए था और m से छोटा, हाँ या ना बोलो, यही वाला जो यस m, सर। ठीक है। मैं फिर से क्या करूंगा, इसमें r का वैल्यू बैठाऊंगा, कौन बैठाऊंगा, r का वैल्यू, r का वैल्यू जो मिला है, क्या मिला है, n, तो r की जगह पर n बैठा रहा हूं, और m का जो वैल्यू मुझे मिला है, कौन सा मिला है मुझे, n + 1/2, ये वाला नहीं, मुझे निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में देखो इंटरवल ऑफ x, तो मुझे इन टर्म्स ऑफ x में लिखना है, मतलब सर कौन सा वाला लिखेंगे सर, जो एकदम स्टार्टिंग में निकाला था, ये वाला बैठाऊंगा मैं फिर से। तो m का वैल्यू मैं बैठाऊंगा इधर, कितना कितना है, कहाँ गया, हाँ 2n + 1/1 + 1/mod x, तो ये बन जाएगा आपका 2n + 1/1 + 1/mod के अंदर ये -1, और m के जगह पर कितना आएगा, m के जगह पर आएगा 2n + 1/1 + 1/x के, ये वाला मॉड। ये समझ आया, मैंने फिर यस से सर। वही वाला स्टेप लिया, बट इसमें वैल्यूज कुछ और बैठाया मैंने। सर रिपीट कर दो एक बार। इधर तक तो सबको समझ आया होगा, क्योंकि ये बस जी सेम सर। चीज था। मैंने यस पहले सर। क्या किया, फॉर्मूला से m का वैल्यू निकाला, और m का वैल्यू जो आया उसको मैं फिर से कहाँ बैठाया, ये वाला इनइक्वालिटी में बैठाया। कौन सा इनइक्वालिटी, जो r का वैल्यू देता था मुझे, उस इनइक्वालिटी से मैंने r का वैल्यू निकाला n, और इसी वैल्यू को फिर से मैंने यही इनइक्वालिटी में बैठाया, बट इसमें मैं चेंजेस किया, क्या चेंजेस किया, r की जगह पर n बैठाया, इसे पहले इनइक्वालिटी लिख दिया, देखो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। इसी में मैं r का वैल्यू n बैठा दिया, और m का वैल्यू कौन सा बैठाया, जो एकदम पहले निकाला था। आप बोलोगे सर ये वाला क्यों, क्योंकि मुझे इन टर्म्स ऑफ एक्स बैठाना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एक्स का ही इंटरवल निकालना है।
तो अगर आप x को ही हटा दोगे तो प्रॉब्लम तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना होगा अब x को, मतलब ये वाला इनइक्वालिटी सॉल्व करना है जो थोड़ा लंबा जा सकता है। तो मैं इसको दो केसेस में करूंगा, पहले इन दोनों को लूंगा फिर जाके इन दोनों को लूंगा, ठीक है। तो चलो करते हैं। केस वन क्या हो जाएगा, केस वन 2n प्लस 1/1 प्लस, इजी चीज है, मतलब आपको सब कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं है इसमें। मैं पहले क्या करूंगा, ये -1 को उस साइड ले जाऊंगा, तो 2n प्लस 1/1 प्लस 1/x के अंदर मॉड लेस इक्वल्स टू n प्लस 1, ये टोटल n+1 को मैं नीचे ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2n प्लस 1/n प्लस 1 लेस इक्वल्स टू 1 प्लस मॉड के अंदर 1/x, हाँ या ना। यस सर। यस सर। फिर से ये वाला 1 को मैं इस साइड ले आऊंगा, तो टू, क्योंकि देखो मुझे x निकालना है तो मैं x को सेपरेट करूंगा, x को अलग करने का ट्राई कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। सो 2n प्लस 1/n प्लस 1 माइनस 1 लेस इक्वल्स टू 1/x, ये विद इन मॉड हो जा रहा है, हाँ या ना बोलो। यस सर। जी सर। और इसको आप सर। करोगे तो कितना आएगा, देखो 2n प्लस 1 माइनस n माइनस 1/n प्लस 1 लेस इक्वल्स टू 1/x विद इन मॉड, हाँ या ना बोलो। जी सर। और इसको अगर करोगे तो आप देखो 2n से n जाएगा, -1 प्लस 1 कैसे, n/n प्लस 1, हाँ या ना। तो n जी सर। बाई प्लस 1 लेस इक्वल्स टू 1/mod x, और इधर से मैं लिख सकता हूँ ना ये वाला कि सिर्फ mod x क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू था लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा इस केस में, और ये वाला भी रेसिप्रोकेट होके n+1/n हो जाएगा, समझ आया। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मतलब सर एक mod x को इधर ले जाओ तो आपका क्या बन जाएगा, mod x लेस इक्वल्स टू, और ये वाला टोटल टर्म को इधर ले जाओ तो आप देखो n+1 ऊपर जाएगा n नीचे, ऐसे भी कर सकते हो, जो है जैसे आपका मर्जी। तो ये वाला पहला चीज आया, तो इसको बॉक्स करते हैं, मुझे x का ही चाहिए, तो ये वाला पहला चीज आ गया। दूसरा वाला क्या करेंगे सर, दूसरा वाला कुछ नहीं, अब ये दोनों लेंगे, मतलब n के साथ दूसरा वाला जो था, तो चलो लेते हैं, और एक पेज है तो इसमें हो जाएगा, तो केस 2 बनाते हैं इसमें। केस 2 कुछ केस बेस नहीं है, दो अलग इनइक्वालिटी है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, n लेस इक्वल्स टू 2n प्लस 1/, तो n लेस इक्वल्स टू 2n प्लस 1/1 प्लस मॉड्यूलस के अंदर 1/x। फिर से मैं क्या करूंगा, वही वाला चीज से इसको इस तरफ ले आओ, तो ये वाला इस तरफ ले आएंगे, तो ये 1 प्लस 1/x मॉड के अंदर अंडर रूट, सॉरी लेस इक्वल्स टू 2n प्लस 1 के नीचे n आ जाएगा, हाँ या ना बोलो। जी सर। फिर से क्या Yes, sir. करेंगे, फिर क्या करेंगे इसको, फिर से सर सर वही ऊपर ले जाएंगे सर, 1, ऊपर हाँ साइड 1 और को इस तरफ ले मॉड्यूलस और जाएंगे, तो 2n प्लस 1/n माइनस 1, जो कि आपका आएगा सर 2n प्लस 1 माइनस n/n, तो सर मॉड के अंदर 1/x लेस इक्वल्स टू 2n माइनस n हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n+1/n होगा। और आप फिर से इसको करोगे तो मतलब रेसिप्रोकेट कर दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, देखो 1/mod x मॉड के अंदर था ना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/मॉडुलस ऑफ x, क्योंकि 1 तो पॉजिटिव ही है ऑटोमेटिकली, तो उसके ऊपर मॉड लगाना ना लगाना बात तो सेम है। तो इसको अगर रेसिप्रोकेट करोगे तो mod x ग्रेटर इक्वल्स टू आपका बन जाएगा n/n+1, मतलब इधर से देखो और एक इनइक्वालिटी आ जा रहा है, तो मुझे बेसिकली मिल क्या रहा है बेटा, mod x है इससे छोटा और mod x है इससे बड़ा, मतलब मैं बोल सकता हूँ ना mod x जो आएगा वो क्या हो जाएगा, n/n+1 से बड़ा, एंड देखो क्या हो जाएगा n+1/n से छोटा, समझ आया कि नहीं, जी सर। बोलो लास्ट समझ आया में कि नहीं। बताना सर। सर 2n+1 माइनस n अपॉन n के बाद, 2n+1/n सर ये माइनस आगे 1, वाला सर, ये वाला, सर इसके आगे वाले के बाद सर। अच्छा मैं एक बार बोल देता हूँ, देखो ये देखो n था, इधर मैंने n को टोटल को n को ले आया, और इधर टोटल वाला जो टर्म था इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले गया, फिर ये वाला 1 को राइट हैंड में ले गया, -1 हो गया, इसको कैलकुलेट किया तो क्या हो जाएगा, एलसीएम कटोगे तो 2n+1 माइनस n, 2n माइनस n बनेगा आपका सिर्फ n+1, तो ये n+1 बन गया, नीचे तो n था ही पहले से, इधर से इधर आ गया, और इधर मैंने क्या किया, मॉड्यूलस ऑफ 1/x था, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, मॉड्यूलस ऑफ 1/x को 1/mod x भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 तो ऐसे भी पॉजिटिव है,
उसमें मॉड लगाना है ना लगाना बात सेम है। तो मैंने इसको 1/mod x कर दिया, और 1/mod x करोगे तो टर्म क्या बनेगा, 1/mod x लेस इक्वल्स टू कितना बनेगा, n+1/n। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये बनेगा n/n+1, इधर आ जाएगा, और इसके तरफ ऐसा और mod x। तो इसी चीज को लिखा हूं मैं, देखो मतलब mod x जो है n/n+1 से बड़ा है, जो कि इस साइड वाला, और ऊपर वाला से आ रहा है mod x n+1/n से छोटा है। तो दोनों को मार्च करके एक इनइक्वालिटी बन गया। अब देखो mod x से मुझे x वाला सर ये चाहिए। इनइक्वालिटी सर चेंज कैसे होती है सर, एक बार बता दो सर ये। चेंज दो केस में होता है बेटा, आप रेसिप्रोकेट कर रहे हो और माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे कि 2 > 1 होता है, बोथ साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो -2 - 1 ये लेस देन हो जाएगा इस केस में। और एक हो सकता है 2 > 1 है, आप दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 1/2 और ये 1/1 कर दो, तो ये ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि 1/1 का वैल्यू 1 होता है और 1/2 से बड़ा होता है, इसीलिए इसको चेंज करना होता है। तो यही वाला चीज मैंने इधर भी किया। आप इधर भी ऐसे सोचो कि इसको आप रेसिप्रोकेट कर दिया, इसको भी रेसिप्रोकेट कर दिया, और इधर जो बीच वाला था उसको आप चेंज कर दिया, ऐसे सोच सकते हो, जैसे आपका मर्जी। तो इधर जी सर। मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स का आपका ये आ रहा है, और इसको आप ब्रेक करोगे तो एक्स का जो वैल्यू आता है ये वाला एक्स, इधर से मुझे एक्स चाहिए, मॉड एक्स का नहीं चाहिए। अब मॉड मतलब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आ जाएगा, मॉड बोल रहा है ना, समझ रहे हो मेरा बात। जैसे कि अगर मैं बोलूं, एक छोटा एग्जांपल दिखाता हूँ, छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, इधर जगह जगह बहुत कम है। मैं आपको बोल रहा हूँ मॉड एक्स, चलो मैं आपको बोल रहा हूँ, मान लो मॉड एक्स अब क्या है कि 5 से लेके 2 के बीच में। इसको अगर मैं ग्राफ के थ्रू समझू तो क्या हो जाएगा, मतलब सर मॉड्यूलस एक्स का मतलब क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस, हाँ या ना बोलो, यस सर। ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, ठीक है थोड़ा, हाँ अब आई गेस समझ आ रहा है। तो ये आपका 0 है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस 2 और 5 के बीच और इक्वल हो सकता है। तो मतलब ये अगर 2 होगा तो ये अगर 5 होगा तो ये 2 से 5 के बीच में हो सकता है, ये बोल रहा है। बट इसका मतलब तो सिर्फ 2 और 5 नहीं, -2 और -5 भी तो ले लेगा ना, क्योंकि ये मॉड है, तो आप -2 भी बैठाओगे तो पास कर देगा, मतलब नेगेटिव साइड भी आ जा रहा है, समझ रहे हो मेरा बात। यस सर। इसका मतलब सर ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा और ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू लिख सकता हूँ ना। दोनों पोर्शन को अगर अच्छे से देखोगे तो 2, 5, ये सब मैंने वही का मेथड में पढ़ाया था कि इंटरवल को कैसे लिखते हैं, 2, 5 यूनियन -5, -2। -5 क्यों, क्योंकि जो छोटा है होता है वो पहले लिखना पड़ता है। तो यही वाला चीज को हम इधर भी लिख सकते हैं सेम तरीके से। आपका जो पॉइंट है कहाँ गया, तो आपका जो एक्स आएगा, एक्स बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा n+1, कहाँ गया, n+1 से n/n+1 से बड़ा, मतलब ये वाला छोटा पॉइंट है, कॉमा n+1/n। समझ आया मेरा बात। यस सर। जी सर। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, देख लेते हैं, ऑप्शन तो दिया था ये मैंने, कौन सा आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम था ये, ठीक है। चलो, तो आज का जो बेसिक टॉपिक था डिविजिबिलिटी रिमाइंडर, डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर का प्रॉब्लम। तो बेसिकली हम लोग प्रॉब्लम के थ्रू ही समझेंगे, क्योंकि इसका कुछ अलग मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ थ्योरी आप पढ़ लो, प्रॉब्लम के थ्रू ही समझना होता है, क्योंकि आप जानते हो रिमाइंडर क्या होता है, डिविजिबिलिटी क्या होता है। तो चलो देखते हैं प्रॉब्लम के थ्रू ही कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, या बाकी ये कंसेप्ट वाला प्रॉब्लम को कैसे करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो आप कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, n का मतलब नेचुरल नंबर है, बड़ा वाला जो n है, 2⁴n - 15n - 1 इज डिवाइडेड बाय, कौन सा टर्म से डिवाइडेड होगा। तो इसका तो शॉर्ट ट्रिक्स रहता है जो कोई कोई करता है इससे, कि सर इनका वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा वैल्यू से डिवाइड होता है। तो ये कोई करने वाला चीज नहीं है कि आप ट्रायल एंड एरर से कर रहे हो, वो कोई मतलब मेथड नहीं हुआ कि आप ट्रायल एंड एरर से बना रहे हो, उससे नहीं हो सकता है। मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, सारे प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते, आपको कंसेप्ट समझना होगा। तो देखो कंसेप्ट कैसे करते हैं, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखना पड़ेगा हमें। चलो देखते हैं। देखो पहला तो ये चीज है 2⁴ है, तो आपको ना ये वाला मैं लिख लेता हूं, देखो 2⁴n - 15n - 1। तो मैं बाइनोमियल की हेल्प से करूंगा इस चीज को, ठीक है।
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई बेटा 2 टू द पावर में 4 अब बाहर n, और इसी चीज को मैं लिख दूंगा 16 की पावर में n। हाँ या ना बोलो। जी सर। ये Yes, sir. 16 की पावर में n और ये हो जाएगा आपका 15n माइनस 1। हाँ या ना। यस सर। अब Yes, क्या sir. करना होगा आपको ना, ये वाला टर्म को ऐसे लिखना है जो इधर आपका टर्म रहेगा इसके हिसाब से लिखना है, मतलब इसको यूज करके लिखना है। कैसे से मैं 16 को लिख सकता हूँ ऐसे, 16 के पावर में n है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 प्लस 15। मैं 1 प्लस 14 भी लिख सकता था, बट उससे फायदा नहीं होता मेरा, क्योंकि इधर ये वाला टर्म को यूज करके लिखना है मुझे। तो ये 1 प्लस 15 के पावर में n। अब मैं इसमें क्या करूंगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन करूंगा। आप बोलोगे सर ये तो पावर में n है तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तुम 2 टर्म लिखो स्टार्टिंग का और लास्ट वाला टर्म लिख दो, उससे ही काम बनेगा। तो पहला वाला टर्म तो सर 1 बनेगा, दूसरा वाला टर्म सर क्या बनेगा, n c1 15 के पावर में 1। हाँ या ना बोलो। 1 वाला टर्म मैंने नहीं Yes, लिखा, sir. 1 के पावर में n माइनस 1 sir. भी होना चाहिए था, बट मैंने वो नहीं लिखा। 1 के पावर में कुछ होगा तो ये पर्टिकुलर केस में ये 1 ही बनेगा। दूसरा वाला टर्म मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसको आप कंटिन्यू करते करते लास्ट वाला टर्म जो होगा 15 के पावर में n हो जाएगा। ये मैं क्या किया, 16 के पावर में n का एक्सपांड करूंगा तो मुझे ये टोटल टर्म मिल जाएगा। अभी इस चीज को मैं ये वाला एक्सप्रेशन में बैठाऊंगा तो देखते हैं क्या आता है। तो ये 1 प्लस nc1 का वैल्यू n होता है, सबको मालूम है, तो ये बनेगा आपका 15n। अच्छा चलो इसके बाद वाला 2 टर्म भी लिख लेते हैं, नहीं तो आपको समझने में पहला वाला प्रॉब्लम आप समझ लो, बाद में थोड़ा नंबर ऑफ टर्म्स कम भी लिखोगे प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा होगा nc2 15 स्क्वायर, उसके बाद आएगा nc3 15 क्यूब। आप देख पा रहे हो कि 15 का पावर बढ़ते ही जा रहे हैं, Yes, sir. और ऐसे करते लास्ट वाला बनेगा 15 के पावर में। तो मैं सेकेंड वाला लिख लिया 15n, दूसरा वाला हो जाएगा nc2 15 स्क्वायर nc3 15 क्यूब, और मैं इसके बाद नहीं लिख रहा हूँ, और लास्ट वाला टर्म आपका हो जा रहा है 15 के पावर में n। एंड बाकी टर्म क्या है, माइनस 15n, तो माइनस 15n लिखो एंड माइनस 1। ठीक है, यही वाला टर्म को मैं ये लिख सकता हूँ ना, और ये वाला मैंने कहां से लिखा, ये वाला 16 पावर n का एक्सपांशन। अब एक चीज देखो, तुम इधर से अच्छे से लिखोगे तो देखो +1 -1 कैंसिल, प्लस 15 माइनस 15 कैंसिल, तो आपके पास जो रह रहा है ना, आप अच्छे से देखो तो वो स्टार्टिंग वाला वैल्यू ही आपका 15 स्क्वायर से हो रहा है, और उसके बाद आप जितना जाओगे 15 का पावर बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब क्या है, आपका ईच टर्म में एटलीस्ट 15 का स्क्वायर तो मिलेगा ही कॉमन में, क्योंकि स्टार्ट ही तो हो रहा है 15 स्क्वायर से, उसके बाद क्यूब, उसके बाद 4 5 ऐसे करते करते n तक जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, 15 स्क्वायर कॉमन लूंगा और ये nc2 प्लस nc3, क्यूब में से स्क्वायर कॉमन लोगे तो इनटू में से 15, एंड अप टू आपका क्या बन जाएगा 15 के पावर में n माइनस 2। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. यस सर। दूसरा चीज सर ये देख पा रहा हूं मैं कि ये वाला टोटल जो अंदर है, ये टोटल चीज आपका इंटीजर बनेगा। क्यों? क्योंकि एनसीआर मतलब जो कॉम्बिनेशन वाला पोर्शन होता है वो ऑलवेज आपका क्या होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, और आप देख पा रहे हो सारा वैल्यूज पॉजिटिव है और उसके साथ कुछ मल्टीप्लीकेशन में है जो कि आपका एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो अंदर का टोटल टर्म ही आपका एक पॉजिटिव इंटीजर बनेगा, मतलब सर ये बनेगा 15 स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में एक पॉजिटिव इंटीजर। और इसका मतलब क्या बोल सकते हो, ये टोटल चीज अगर 15 स्क्वायर बाहर में कॉमन आ गया जो कि आपका 225 होता है, मतलब ये डिविजिबल बाय कितना होगा, ये टोटल चीज डिविजिबल बाय 225 हो जाएगा। समझ आया क्वेश्चन? जी सर। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। अब और भी मैंने प्रॉब्लम रखा हूँ इसका, मतलब पहला प्रॉब्लम था थोड़ा आपको समझाया कि हाँ आप ब्रेक करके करके बनाओ, ऐसे एक्चुअल में आता है प्रॉब्लम, फिर भी बहुत बड़ा कुछ नहीं था, मैंने समझाने के लिए बस एक्सपांड कर दिया, बहुत कुछ बड़ा भी नहीं हुआ। तो इसको ये वाला प्रॉब्लम्स, इस टाइप को प्रॉब्लम का आपको ऐसे डील करना होता है कि कौन सा टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डिविजिबल होगा। ठीक है, चलो दूसरा वाला प्रॉब्लम देखते हैं फिलहाल। ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5 टू द पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 13। मतलब 5 टू द पावर 99 सोच रहे हो कितना बड़ा टर्म है, इसको आप 30 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर इसको डिवाइड से डिवाइड करने से तो कुछ मेथड होना चाहिए इसका, डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेथड है। तो मैं पहले आपका ये एक्सप्लेनेशन मतलब ये प्रॉब्लम थोड़ा समझाऊंगा पहला प्रॉब्लम की तरह कि कैसे कर, मतलब कंसेप्ट
फिर इसका शॉर्टेड दिखाऊंगा। बाइनोमियल थ्योरम की उसमें ले सकते। हाँ बट आप 13 है और ये आपको 5 दिख रहा है, आप कैसे करोगे? और 5 को 13 मतलब पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, आप देखो चीज को, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। 2 ही लाइन में हो जाता है ये प्रॉब्लम, इस टाइप के प्रॉब्लम थोड़ा समझोगे तो, बट आपको पहले समझना होगा कि हाँ ये हो रहा है तो कौन सा लॉजिक से हो रहा है, और बाइनोमियल मतलब ये बाइनोमियल का थ्योरम का प्रॉब्लम है, ये पहले तो ये समझना है कि हाँ बेटा ये बाइनोमियल थ्योरम का प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम देख के पता चल रहा है कि ये बाइनोमियल का प्रॉब्लम है, नहीं पता चल रहा है। मैं बाइनोमियल में करा रहा हूँ इसीलिए आप बोल दोगे अभी कि हाँ सर ये तो बाइनोमियल का प्रॉब्लम है, क्योंकि आप बाइनोमियल थ्योरम में करा रहे हो। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा बेटा। एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में तो नॉर्मल आपको क्वेश्चन आएगा, आपको समझना है कि हाँ ये बाइनोमियल थ्योरम का प्रॉब्लम है, फिर जाके आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलो देखते हैं। पहले क्या करेंगे हम, ये वाला जो टर्म है ना 5⁻99, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 5⁻99 एक ऐसा टर्म है कि तो आप इसको डायरेक्ट कुछ कर नहीं सकते हो। मैंने अभी अभी पिछले वाला प्रॉब्लम में भी बोला कि हाँ आप ये जो टर्म है इसको ना बगल वाले टर्म से यूज करके कुछ बनाओ, मतलब उससे लिखने का ट्राई करो। तो इसमें भी आपको सेम चीज करना है। आपको ये टोटल टर्म को 5⁻99 इस टोटल टर्म को, और जो भी आप 5 है 5⁻99 बोलो या 5 बोलो, इसको ना 13 के यूज करके लिखना है। या तो आप 13 से लिखो या 13 के कुछ मल्टीपल में लिखो। मतलब सर 13 के मल्टीपल मतलब 13 का मल्टीपल क्या होता है, 26, 39, 42 दिस टर्म्स। तो या तो आप 13 के डायरेक्टली लिखो या तो 13 के मल्टीपल में लिखो। तो सर ये कैसे करेंगे? देखो पहला तो ये चीज मुझे ये चीज मालूम है कि 13 इंटू 2 आपका आता है 26, एंड सर 5 का स्क्वायर आता है आपका 25। तो ये दो बहुत पास पास है, हाँ या ना? तो सर मैं एक काम करता हूँ, 5⁻99 जो है इसको मैं ऐसे कर देता हूँ सर, 5 स्क्वायर इधर ले लेता हूँ और इधर 99/2 कर देता हूँ। तो आप बोलोगे सर ये 25 के पावर में 99/2 लिख सकते हैं, और 25 को मैं 26 - 1 कर सकता हूँ। बट इसमें प्रॉब्लम आ गया, बाइनोमियल थ्योरम में आपका एन जो आएगा वो आपका क्या होना चाहिए बेटा, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। होल नंबर हाँ, नहीं होना चाहिए तो सर। ये तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसको थोड़ा और समझते हैं, मतलब अप्रोच तो सही पकड़ा है हमने, बट ये फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको ना मैं 5⁻99 को मैं ऐसे लिख दूंगा 5 × 5⁻98। अब ये वाला 5 को मैं बाहर ही रखूंगा और इधर मैं कर दूंगा 5 स्क्वायर इसके पावर में 49। अब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? पावर में आपका 49 है। और इसको बाहर 5 को 5 ही रख दो, और 5 स्क्वायर को लिख दो 25 जिसके पावर में आप 49 लिख दो, और इसको आप लिखोगे 5 × 26 - 1 के पावर में 49। हाँ या ना बोलो? और माना है ये वाला टर्म को थोड़ा एक्सपांड करके दिखाऊंगा, नहीं तो आपको चीज समझ नहीं आएगा। फिर शॉर्ट ट्रिक्स तो है ही हम लोग के पास। तो इसको मैं लिखूंगा 5, और इसको अगर मैं करने जाऊंगा तो पहला टर्म क्या आ जाएगा, 26 के पावर में क्या आएगा 49। हाँ या ना? यस सर। यस सर। एंड देन क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आएगा। ऑल्टरनेट प्लस 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 माइनस में जाता है, राइट? तो फिर हो जाएगा 49C1, 26 के पावर में 48 और इधर सिर्फ 1। फिर सर प्लस होगा 49C2, 26 के पावर में 47 एंड 1 के पावर में 2। ऐसे करते 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 लास्ट टर्म में -1 हो जाएगा। क्यों बेटा माइनस क्यों आ रहा है सर? क्योंकि देखो लास्ट टर्म आपको एक्चुअल में होना चाहिए था -1 के पावर में 49, और जिसको आप एक्सपांड करोगे तो -1 ही आएगा। इसीलिए मैंने इसको लिख दिया लास्ट टर्म वाला -1। समझ आया कि नहीं? जी सर। यस सर। और एक चीज अगर आप अच्छे से दिखोगे ना, मुझे क्या चाहिए था कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 13। हाँ या ना बोलो? यस सर। अब देखो रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को मालूम है, मुझे मालूम है, बट मैं फिर भी एक बोल रहा हूँ एक बार। 7 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 6 हो जाता है, रिमाइंडर में 1 आता है। हाँ या ना बोलो? यस सर। यस सर। मैं ऐसे भी लिख सकता था ना फिर से, कि 7 को मैं लिख दूंगा 3 × 2 और प्लस में 1। सर। यस सर। तो सर इधर रिमाइंडर वाला कौन सा पोर्शन है जो ये इधर प्लस में रह जाता है? बाकी पोर्शन तो डिविजिबल है, ये वाला पोर्शन तो डिवाइड हो जाना है। प्रॉब्लम होता है लास्ट वाला टर्म जो कि प्लस में रह जाता है। हाँ या ना बोलो? यस सर। यस तो आप सर। गौर से एक चीज देखोगे, अगर गौर से देखोगे एक चीज, तो देखो इधर मुझे टोटल टर्म को 36 से डिवाइड करना है। हाँ या ना? तो आप देखो Yes, हर sir. एक टर्म में देखो 26 है, हर एक टर्म में, सिर्फ लास्ट टर्म में नहीं है।
सर लास्ट टर्म में नहीं है, ये उसके पहले वाला टर्म में नहीं है, उसके पहले वाला टर्म तक भी एक 26 रहेगा। इसके पहला वाला टर्म अगर मैं निकालने जाऊंगा तो क्या आ जाएगा 49 C 48, 26 के पावर में 1 आएगा और 1 माइनस 1 के पावर में आपका आ जाएगा 48। इसके पहला वाला टर्म मैं लिख रहा हूँ, इसके पहला वाला। अब देखो इसमें भी एक 26 है, मतलब स्टार्टिंग से लेके एकदम लास्ट टर्म के पहला टर्म तक आपका ईच टर्म में एक 26 रहेगा ही रहेगा। और इसका मतलब क्या है, 26 रहेगा तो वो तो आपका 13 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों, 26 डिवाइड बाई 13 तो 2 होता है, मतलब ये टोटल टाइम ही डिविजिबल बाई 36 हो रहा, 13 हो रहा है, सिवाय लास्ट टर्म का, क्योंकि उसमें सिर्फ -1 बैठा है। ये चीज समझ आया मैं जो बोल रहा हूँ? जी यस सर। सर। जी सर। तो सर इस केस में रिमाइंडर क्या बन जाएगा, मतलब मैं अगर रिमाइंडर बोलूंगा तो इस केस में सर 5 बाहर है और इधर -1, तो -5 बन जा रहा है। सर रिमाइंडर माइनस भी बन सकता है, हाँ बेटा बन सकता है। आप क्यों नहीं जानते हो कि माइनस क्यों बन सकता है, मैं दिखाता हूँ अभी। आप बचपन में करते थे छोटे क्लास में कि मान लेते हैं वही वाला लेते हैं 7 को, आप बोलोगे सर 3 2 जा 6, आप यही करते थे ना बचपन में। अभी थोड़ा गलत करके देखते हैं। गलत करके मतलब सर मैं ना 3 को लिखता हूँ 3 2 जा 6, मैं 3 3 जा ले लेता हूँ 9, और 7 माइनस 9 करूंगा तो -2 होगा ना, तो ये भी तो यस रिमाइंडर है। सर। इधर मुझे वही मिला है। ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसको सही कैसे करें, इसका मतलब आप 2 आगे निकल चुके हैं, 2 आगे निकल चुके हैं। इसको ओरिजिनल में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको 3 से ऐड करना होगा, मतलब सर -2 + 3 करोगे, जो आएगा वही आपका रिमाइंडर है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर के लिए आपको ये किससे ऐड करना पड़ेगा, सर 13 से। बहुत को। तो रिमाइंडर विल बी आपका -5 + 13 एंड द आंसर इज 8। और आप जो भी चीज को डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर ऑलवेज उससे छोटा होगा। देखो आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर <3 होगा, मतलब या तो 0 हो सकता है, 0 का मतलब डिविजिबल हो जा रहा है, या तो 1 या तो 2, 3 कभी नहीं हो सकता है रिमाइंडर। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 नहीं हो सकता है, आप 13 से डिवाइड करोगे तो 13 नहीं हो सकता है, ऐसा है। तो कभी हो सकता है कि आपको रिमाइंडर इधर, मैं जस्ट बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, आंसर तो ये है ठीक है। इस इधर आपको -14 मिल गया है, आप ना -14 को अगर 13 से ऐड करते ना, इस केस में आपको -1 आता, आप बोलोगे फिर भी माइनस आ रहा है, आप फिर से +13 करो। आपको उतने टाइम करना है जब तक आपको रिमाइंडर का वैल्यू पॉजिटिव में ना आए और वो <13 ना बने। 13 क्यों बोल रहा हूँ, इस केस के लिए <13 इस केस के लिए बन रहा है, बाकी केस के लिए जिस टर्म से आप डिवाइड कर रहे हो उससे लेस होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। बात समझ आया? सर। ठीक है, तो आपका यही था इनसाइट। तो आपका इस केस में आंसर आ जाएगा 8। अब इस क्वेश्चन को सर मैं छोटा टर्म में कैसे करूं, मतलब इतना बड़ा आत्मा कुछ समझने के लिए कुछ चीज चाहिए। अब देखो मैं इसको छोटा करके कर देता हूँ, ये नीचे वाला टर्म में ही हो जाएगा। ऑल्टरनेट मेथड तो चलो मेथड 2 ही लिख देते हैं इसमें। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले जो दिया है ये मेथड समझ आ गया सबको? यस कुछ नहीं सर। था, इजी था। आपको जो दिया है, जैसे इस क्वेश्चन में 5 के पावर में 99 दिया है, इसको 13 से डिवाइड करना होता है। ये चीज तो आपको मतलब दिमाग में बैठाना होगा कि हाँ इस टर्म को मुझे इन टर्म्स ऑफ 13 में लिखना है या तो 13 के पावर में लिखना है 5 टू द पावर 99 को। इसको तो आपको समझना है, मतलब इस टर्म तक आपको करना ही करना है, इतना तक आपको करना ही है। इसमें आप कुछ मतलब ये टर्म जितना इजीली कर सकते हो कर लो आप, कि 5 इंटू जो है सर मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, 5 इंटू 26 - 1 पावर में 49। इसके पहला वाला आप इससे मेथड 1 से देख लेना क्योंकि सेम है, ठीक है। अब इसमें से मुझे एक्सपांड नहीं करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा, आप देखो आप डिवाइड किससे कर रहे हो 13 से, आप डायरेक्ट 26 को क्रॉस कर दो। क्यों, क्योंकि 26 इज डिविजिबल बाय 13, तो आपके पास क्या रहेगा 5 इंटू 1, तो आपके पास रिमाइंडर रह जाएगा -5, और -5 को पॉजिटिव करना आप जानते हो, +13 कर दो, आंसर विल बी 8। बात खत्म। समझ आया? जी सर। सर इसको यस दोबारा सर। बता। ठीक है, सर रिपीट करना दोबारा। हाँ बेटा बोलो। सर रिपीट कर दो एक बार इसे, सुन ली। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, ये टर्म मतलब 5 टू द पावर 99 को अब इन टर्म्स ऑफ जिससे डिवाइड कर रहे हो उसके पावर में लिखो। तो वो वाला मैंने लिख दिया जो कि पहला वाला में किया था, इस वाले में भी सेम चीज करना पड़ेगा। बट इसके बाद पहला वाला में मैंने एक्सपांड करके दिखाया था कि क्यों हो रहा है, आपको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट इससे ही निकाल लोगे। कैसे, देखो 26 इज डिविजिबल बाय 13, क्योंकि 13 टू 26 है, तो इसको डायरेक्ट आप क्रॉस कर दो।
क्योंकि ये वाला से काम नहीं है। आप 5 के साथ -1 को मल्टीप्लाई करो जो कि -5 है, दिस इज द रिमाइंडर। और ये रिमाइंडर आपके केस में नेगेटिव आ रहा है और आप पॉजिटिव कैसे बनाओगे, जो टर्म से डिवाइड कर रहे हो उसको प्लस कर दो, तो +13 करोगे तो रिमाइंडर विल बी 8 एंड दिस इज द आंसर। ओके सर। तो अगर सर इन केस अगर डिविजिबल ना हो तो फिर क्या करेंगे? कौन सा वाला? डिविजिबल नहीं है तो बेटा, ये तो डिविजिबल नहीं है, इसीलिए तो रिमाइंडर आ रहा है। ठीक सर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में सर तो एक बार, बोला ही है कि ये, हाँ बेटा सर एक बार फिर सर थोड़ा एक बार समराइज करना सर। देखो मैंने क्या किया स्टार्टिंग में कि 5 टू द पावर 99 को डिवाइड करना है 13 से, तो मैंने क्या किया, उस टर्म को आपको क्या करना है जिससे डिवाइड कर रहे हो उसके कुछ पावर में लिखो, कुछ पावर में मतलब मल्टीप्लीकेशन में लिख दो। तो मैंने उसको उस मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया। अब इसको थोड़ा समझना होगा कि हाँ इच इच प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम में एक टाइप का होगा। नहीं दूसरा सर, एक प्रॉब्लम लिया हूँ, सर आप ये थोड़ा, वाला मेथड नहीं हाँ सर, मेथड 2। बोलो। अच्छा, मेथड 2 तो बहुत इजी है बेटा। मैंने क्या किया, इसको अभी अभी बोला कि फिर से सुनो, मैं सेकंड टाइम बोल रहा हूँ, ठीक है। 26 जो है इसको टोटल टाइम को मैं एक्सपांड ही नहीं करूंगा, क्यों? 26 जो है ये 13 से डिविजिबल है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिविजिबल कौन नहीं होगा? दूसरा वाला टर्म, क्यों? 1 है, 1 13 से कब से डिविजिबल होने लगा? तो बेसिकली -1 ही होना चाहिए था, बट बाहर में 5 है तो मल्टीप्लाई होके बेसिकली ये -5 बन जा रहा है, जो कि रिमाइंडर, बट रिमाइंडर नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए आपको प्लस में 13 करना होगा। 13 ही क्यों? क्योंकि आप 13 से डिवाइड कर रहे हो। बस यही है आपका आंसर, जो कि 8 है। ठीक है, और आई गेस और एक प्रॉब्लम मैंने रखा हूँ इसी टाइप का। हाँ, ये वाला भी सेम टाइप का प्रॉब्लम है, ये भी शॉर्ट मेथड में कराऊंगा, मैं ज्यादा बड़ा में नहीं जाऊंगा। सेम चीज है, देखो 7 के पावर में 102 है, तो देखो सॉरी सर 103 है, तो 103 इसको, है सर। तो इसको मैं लिख दूंगा 7 इंटू 7 के पावर में 102, क्योंकि ये आपका वो डिवाइड में जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। अब देखो सर, आप डायरेक्ट ऐसे क्यों लिखते हैं, अच्छा चलो थोड़ा एक्सप्लेन ही कर देते हैं इसको। मैं देखो 25 के पावर में लिखना होगा, हम जानते हैं 25 टू हो जाता है आपका 50 और 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, तो कुछ मिलाओ, मतलब कुछ इन दोनों के बीच में लग रहा है मुझे कनेक्शन बन सकता है। तो मैं तो सर ऐसे कर सकता हूँ ना, 7 के पावर में 7 स्क्वायर लिख दूंगा और इसको 103/2 कर दूंगा। नहीं होगा, 103/2 करने से आपका फ्रैक्शन आ जाएगा, इसलिए सेम चीज इधर भी करना होगा। इसको लिख दो 7 इंटू 7 के पावर में से 102। अब बनाओ इसको 7 इंटू, इसको लिखो 7 स्क्वायर, पावर में लिख दो 51। हाँ या ना बोलो। यस सर। जी सर। यस सर। ठीक है, 51 ही ना होगा, 51 टू जा, हाँ ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल सकते हो आप, सर ये तो 7 होगा, 7 स्क्वायर को लिख दो 49 माइनस, सॉरी 49 को लिख दो, ये 49 होगा, इसको आप लिख सकते हो ना। फिर आपको लिखना किसे है, 49 को 50 में लिखना है, तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, 50 - 1 पावर में 51। हाँ या ना बोलो। जी सर। अब देखो आप इजीली इधर से बोल सकते हो ये इससे काम नहीं होगा, क्योंकि ये 50 है, 25 से डिविजिबल है, रिमाइंडर बन जा रहा है सर -7 और नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो +25 कर दो, आंसर विल बी 18। बात खत्म, आंसर सी आ जाएगा। कितना इजी है। जी सर। ठीक है, चलो ये वाला टाइम, ये वाला एक अच्छा प्रॉब्लम है, ये मेंस का प्रॉब्लम है, जेई मेंस में 2022 में आया था, जेई मेंस। अच्छा नहीं, सेम चीज है, आपको लगेगा कि हाँ ये मतलब आपको समझना है कि हाँ ये बाइनोमियल का प्रॉब्लम है, फिर जाके आप इजीली कर पाओगे। आप ज्यादातर बच्चे समझ ही नहीं पाते कि हाँ ये बाइनोमियल का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ कर्ली ब्रैकेट p डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर p। किस किस को मालूम है व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट? बोलो बेटा, किस किस को मालूम है फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या होता है? सर जो टर्म फ्रैक्शन में ना बेटा ऐसा तो नहीं है। देखो मैं बोल देता हूँ, ठीक है, व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट, पहले ये समझना होगा फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है। ये बेसिकली फंक्शन का चीज है, और हम लोग ने फंक्शन अभी नहीं किया, 12 में हम करेंगे, क्योंकि 11 में भी था फंक्शन आपका, बट हम लोग ने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, अभी नहीं हुआ सारा चैप्टर्स। तो जो जो चैप्टर्स अभी 12 में बहुत जरूरी है, जिसका वेटेज ज्यादा है, हम उसी अकॉर्डिंग जा रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन जो है ये भी करेंगे हम क्लास 12 में, बहुत एलेबोरेटली करेंगे। ठीक है,
तो उसमें ये चीज आता है आपका जो ये फ्रैक्शनल पार्ट वाला फंक्शन, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नाम का एक चीज है, उसमें आता है मॉड फंक्शन आता है, फ्लोट फंक्शन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसमें, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे वो सब। तो फ्रैक्शनल पार्ट का बहुत इजीली हम समझते हैं, कुछ इतना मतलब उतार चुताव नहीं है, बहुत इजीली समझते हैं। कोई भी एक फ्रैक्शनल वैल्यू ले लो, मान लो 2.5। अब देखो कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू के अंदर दो चीज है, एक होल नंबर है और दूसरा फ्रैक्शनल पोर्शन है। मतलब सर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2 प्लस 0.5, यस सर। और ये जो आप 0.5 लिखे हो ना यही फ्रैक्शनल पार्ट है। तो मतलब अगर मैं बोलूं आपको कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.5, आप कितना बोलोगे? आप बोलोगे सर 0.5। बस यही चीज था। इसका और भी बहुत मतलब और भी डेप्थ में हम जा सकते हैं, बट पर्टिकुलरली इस प्रॉब्लम के लिए जरूरत नहीं है, तो अभी मैं इसको ज्यादा एलाबोरेट नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं आपको बोलूंगा कि बेटा आपको निकालना है 3.1 का फ्रैक्शनल पार्ट, कितना होगा? सर 0.1। 0.1। अगर मैं आपको बोल दूंगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5, कितना होगा? सर 0। जीरो होगा, कुछ नहीं है फ्रैक्शनल पार्ट। इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो आपका क्या होता है बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट इन बिटवीन 0 टू 1 के बीच में होता है। 1 से छोटा होता है और 0 से इक्वल या बड़ा, क्योंकि पॉइंट वैल्यू है ना, 0 से बड़ा या इक्वल ही हो सकता है, जिसके 0 और 1 से छोटा ही होगा, ठीक है। अच्छा तो ये वाला था, ये वाला थोड़ा मैंने स्पेस कम रख दिया इसके लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। समझ आ गया फ्रैक्शनल पार्ट आप सभी को? यस जी सर। सर। ठीक है। अच्छा आई गेस एक पेज इधर रह गया था, मैं एक काम करता हूँ, तो इस पेज को ना थोड़ा शिफ्ट करा देते हैं उधर, तो ये इजीली बन जाएगा। हाँ चलो, तो इधर दूसरा पेज आ गया, तो इसमें प्रॉब्लम को देखते हैं। अब देखो ये वाला पहला बात तो ये है कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन। देन देखो आप डिवाइड कर रहे हो इस चीज को। अब डिवाइड करने का मतलब क्या, आप 3 टू द पावर 200 को डिवाइड कर रहे हो किससे? 8 से। वो अब फ्रैक्शनल पार्ट मतलब क्या आ जाएगा? देखो जो चीज 8 से डिवाइड होगा वो तो इंटीजर ही होगा। कैसे सर? मान लो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 26 को 8 से, इसको तो मैं ऐसे करूंगा 24 प्लस 2 डिवाइड बाई 8। और देखो 24 बाई 8 डिवाइड करने से क्या आ जाएगा? 3 प्लस 2 बाई 8 बनेगा। अब देखो ये तो इंटीजर आ रहा है, तो इसका तो फ्रैक्शनल पार्ट वही आएगा, कुछ नहीं होगा। फ्रैक्शनल पार्ट वही बनेगा ना जो डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब रिमाइंडर वाला पोर्शन। मतलब मुझे क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला नहीं है कि आप रिमाइंडर निकालो, बट ये इनडायरेक्टली यही पूछ रहा है कि आप 3 टू द पावर 200 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बनेगा, वही क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ आया मेरा? मतलब अप्रोच समझ आया आपको? क्वेश्चन पूछ सॉरी, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 टू द पावर 200 को अब अगर 8 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या मिलेगा, बस यही क्वेश्चन पूछ रहा है। बट वो क्वेश्चन को कुछ और ही तरीके से फ्रेम कर दिया है, तो हम निकालेंगे बहुत इजीली। क्यों? क्योंकि 3 टू द पावर 200 को हम 8 के टर्म में लिखेंगे। अब हम जानते हैं 3 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 9। तो मैं लिख दूंगा सर बहुत इजीली 3 स्क्वायर के बगल में 100, और इसको लिख दूंगा सर 9 को लिख दूंगा मैं 8 प्लस 1 के पावर में 100। हाँ या ना बोलो? जी सर। यस सर। और हम जानते हैं कि ये जो 8 है ये तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ या ना बोलो? तो रिमाइंडर क्या रह जाएगा? Yes, ये sir. 1 अकेला रह जाएगा ना रिमाइंडर में। यस सर। मतलब सर 1 ऊपर रहेगा। तो हम कर क्या रहे थे? 3 टू द पावर 200 को 8 से डिवाइड कर रहे थे। मतलब इसको अगर करेंगे और ये फ्रैक्शनल पार्ट में होगा तो देखो सारा चीज डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में रहेगा क्या? रिमाइंडर में 1 और नीचे 8, ऐसा रह जाएगा ना, जो वाला Yes, अभी अभी sir. मैंने दिखाया। ये 26 वाला प्रॉब्लम Yes, दिखाया ना, sir. 26 को आप लिख सकते हो 24 प्लस 2/8, तो ये बनेगा आपका 3 प्लस 2/8। और आप इसी का अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालने जाओगे तो ये अप्लाई होगा सिर्फ इसी पोर्शन के ऊपर, 2/8 के ऊपर, क्योंकि 3 तो होल नंबर है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो 3 ही हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा और फ्रैक्शनल पार्ट अप्लाई हो जाएगा सिर्फ 2/8 के ऊपर। और फ्रैक्शनल पार्ट को ना ऐसे सेकंड ब्रैकेट से लिखते हैं। तो सर इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा बेटा ये 1/8, क्योंकि ये वाला फ्रैक्शनल पोर्शन बन जा रहा है। बाकी सब तो डिवाइड हो गया है, जो कि आपका क्या आ जाएगा? होल नंबर में आ जाएगा, और जिसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। तो सर आंसर क्या आ जाएगा? आंसर डी 1/8 आ जाएगा। प्रॉब्लम बहुत इजी था, कुछ नहीं था। प्रॉब्लम सिर्फ इतना था, कहाँ गया? इतना सा प्रॉब्लम था सर। पर आपको कंसेप्ट समझ आएगा इजीली, तब कर पाओगे। सर एक बार सर रिपीट कर दो सर। ठीक है, तो मैंने बोला कि 3 के पावर में 200 था।
अब क्वेश्चन क्या था इसका, क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा था कि फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट का प्रॉब्लम कैसे हुआ ये, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट वाला प्रॉब्लम को मैंने कैसे बाइनोमियल में ले आया, क्योंकि बेटा हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जैसे कि प्रॉब्लम मैंने इसलिए छोटा एक प्रॉब्लम ले लिया, 26 को आप डिवाइड कर रहे हो 8 से, और मैं इसी टर्म को मतलब 26/8 को फ्रैक्शनल पार्ट में बोला है कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, तो मैं 26 को लिख दिया 24 + 2 डिवाइड बाई 8। अब 24/2 8 करोगे तो 3 आएगा। अब मैंने अभी अभी बोला फ्रैक्शनल पार्ट, अब आप कुछ भी होल नंबर निकालने जाओगे तो 0 आएगा, क्योंकि कुछ में कुछ फ्रैक्शन है ही नहीं। मतलब सर इसका जो 3 वाला पोर्शन है वो एज इट इज बाहर आएगा और फ्रैक्शनल पार्ट अप्लाई हो जाएगा सिर्फ 2/8 क्यों। इसी चीज इधर भी मैंने किया, अब इधर आप इजीली नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि ये टर्म बहुत बड़ा है 3 के पावर में 200, बट बात तो वही हुआ ना कि आप 3 के पावर में 200 को डिवाइड करने के बाद क्या आएगा रिमाइंडर में, तो इसको डिवाइड करने के बाद हमने देखा रिमाइंडर में 1 आएगा, मतलब 1 के अलावा बाकी सारे टर्म क्या हो गया है, सारे टर्म डिवाइड हो गया है, और डिवाइड हो गया है मतलब वो वाला पोर्शन में फ्रैक्शनल पार्ट अप्लाई नहीं होगा, किसके ऊपर अप्लाई होगा, जो डिवाइड नहीं हो रहा है रिमाइंडर, और रिमाइंडर 1 आया है और उसको डिवाइड कर रहा है 8 से, तो 1/8 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड दैट इज व्हाई दिस इज 1/8। ठीक है बेटा, यस सर। यस सर। तो ऐसे करना है आपको, इसका ये ग्रेडेड प्रॉब्लम मैंने रख दिया है इसमें, ये वाला मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, आप लोग को भी थोड़ा दिमाग चलाना है, ठीक है, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन रख दिया आप लोग थोड़ा, मैं तो नोट्स भेज दूंगा देख लेना, ठीक है। और क्या है क्या है क्या है देखते हैं। अच्छा, इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक मतलब थोड़ा सर अलग पीछे कर कंसेप्ट है, दो। ठीक है। हाँ बेटा, सर पीछे। पीछे, अच्छा सर हाँ क्वेश्चन बेटा, 6। अच्छा क्वेश्चन आपको आज ही मिल जाएगा बेटा, दिक्कत की कोई बात नहीं है, नोट्स तो मैं दिन का दिन ही भेज देता हूँ आपको, तो नोट्स कॉपी करने का कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बस समझते जाओ, और ऐसा नहीं कि मैं कल भेज रहा हूँ आप देख नहीं पाओगे, मेरा इसके बाद और एक क्लास रहता है, मैं क्लास खत्म होते ही आपको भेज दूंगा, आपको विदिन 9:30 मिल जाएगा, ठीक है, फिर आप देख लो यस शांति सर। से, बट अभी कॉपी नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कहीं भी कुछ भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है तो लगभग, आप अभी आपको कॉपी नहीं करना है, आप कॉपी करने बैठोगे तो समझोगे नहीं, क्योंकि 1 घंटा का क्लास है, इसमें आप ना समझोगे या कॉपी करोगे, सब पॉसिबल नहीं है। जब आप कुछ सीख रहे हो ना तब मल्टीपल काम मत करो, ठीक है, मल्टीटास्किंग मत करना है तभी, अभी कोई काम में आप बहुत अच्छा हो गए हो तब जाके आप मल्टीटास्क करो, फिर होगा, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं, प्रॉब्लम को बनाते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम का कुछ थ्योरी नहीं होता है बहुत, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते ही मतलब प्रॉब्लम सॉल्व के थ्रू ही आपको चीज समझने आएगा, जैसे कि मैंने अभी अभी ये सब किया रहा है, इस सब का अलग से कोई थ्योरी नहीं था, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते करते चीज समझ आएगा, ठीक है। ये ऊपर आपने क्वेश्चन होमवर्क में दिया, ये होगा कैसे, आप हिंट दे दो थोड़ा। अच्छा इसको थोड़ा हिंट देते हैं, देखो इसमें बोला क्या है, द लास्ट, अच्छा ये मैं होमवर्क वाला हटा देता हूँ, द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, लास्ट डिजिट का मतलब बेटा वंस डिजिट पूछ रहा है, वंस डिजिट मतलब मान लेते हैं कि 32 के पावर में 32 जो है, इसको अगर आप एक्सपांड करोगे, तो मैं जस्ट समझ रहा हूँ, मतलब मैं जस्ट बोल रहा हूँ, मुझे भी मालूम नहीं आंसर क्या आएगा, क्योंकि मुझे भी करके देखना होगा, ठीक है, इसको करोगे नहीं तो मैं आंसर बोल देता आपको, मान लेते हैं कि इसको करके लास्ट वाला में मतलब जो आएगा 3, 8, 2, 4 एंड मान लेते 8 आ रहा है ऐसा कुछ, तो आपका लास्ट डिजिट मतलब ये वाला बोल रहा है जो लास्ट में आ रहा है, तो इसके साथ बाइनोमियल का क्या ताल्लुक है सर, इसका तो समझ नहीं आया कुछ। तो देखो आपको क्या करना है इस चीज के लिए, आपको ना, आप कोई भी टर्म को, कोई किन्हीं भी टर्म को आप डिवाइड कर लो 10 से, आपका जो आएगा ना लास्ट में वही आपका है क्या, यूनिट डिजिट। कैसे सर, मतलब मान लेते हैं 2 जो है, 2 के पावर में ये वाला 32 था, आपको ये वाला मतलब मैं पर्टिकुलरली ये वाले प्रॉब्लम नहीं ले रहा हूँ आपको, बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि हाँ ये प्रॉब्लम का अप्रोच क्या रहेगा आपके पास। आप 2 के पावर में मान लो 4 कितना है, बोलो बेटा, 2 के पावर में 4 कितना आएगा। 32। नहीं बेटा, 2 के पावर में 4 होता है 60। आपका 16। अभी ये वाला प्रॉब्लम आप ऐसे समझो कि मैंने आपको पूछ लिया 2 टू द पावर 4 के लास्ट डिजिट क्या बनेगा, आप तो इजीली बोल रहे हो कि आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, बट 32 के पावर में 32 आप पॉसिबल नहीं है, बट आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सर 2 टू द पावर 4 तो 16 है, मतलब इसका आंसर 6 है ये मुझे मालूम है, बट अभी ये चीज भूल जाओ आप कि हाँ ये 6 है आंसर। आपको कैसे करना है इस चीज को, देखो आप
2 टू द पावर 14 का वैल्यू तो 16 होता है। अब 16 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका? सर 1.6 आएगा। और 10 से अगर डिवाइड करोगे भी तो रिमाइंडर क्या आ रहा है इस केस में? आपका रिमाइंडर 6 आ रहा है, हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। और वही देखो आपका क्या है, यूनिट डिजिट में बैठा है, मतलब लास्ट डिजिट में। तो इसका मतलब ये हुआ सर, कोई भी टर्म को, किसी भी टर्म को आप 10 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आ रहा है वही आपका उस टर्म का यूनिट डिजिट है। आप कोई भी टर्म ले लो सर, जैसे कि 3 के पावर में आप क्यूब ले लो, इसका मैं यूनिट डिजिट पूछ रहा हूँ। आप इसको 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आया है देखो वही आंसर आएगा। आप 3 के पावर, आप 3 क्यूब जानते हो 27, तो यूनिट डिजिट 7 बनना चाहिए। बट आपको ऐसे नहीं सोचना है। आपको कैसे सोचना है? आपको इसको डिवाइड करना है 10 से। आपको 10 से डिवाइड करके क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है। तो आपको बेसिकली निकालना तो रिमाइंडर है। तो आप बोलोगे सर 27 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इधर 20 प्लस 7 बन जाएगा, दिस इज डिविजिबल बाई 10। सर रिमाइंडर 7 आ रहा है, मतलब इसका यूनिट डिजिट भी 7 आएगा। देखो 7 आया है। तो आपको इस प्रॉब्लम में निकालना है ये कि बेटा 32 के पावर में 32 को 10 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आएगा। अब रिमाइंडर कैसे निकालते हैं मैंने अभी अभी पिछले वाला प्रॉब्लम में दिखाया था। तो आप थोड़ा इसको ट्राई करो। मैंने प्रॉब्लम का अप्रोच समझा दिया। बच्चे को यही समझ नहीं आता कि हाँ ये वाला प्रॉब्लम बाइनोमियल के थ्रू करना होगा और वो ये रिमाइंडर वाला प्रॉब्लम से है। क्योंकि कोई भी टर्म को आप, किसी भी टर्म का अगर यूनिट डिजिट आपको पूछ ले, लास्ट डिजिट का मतलब यूनिट डिजिट ही होता है, इसका मतलब आपको बोला जा रहा है कि उसी टर्म को आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या है। बात खत्म। ठीक है, ओके सर। ठीक है बेटा। चलो दूसरा वाला दिखाते हैं और यही वाला आज का लास्ट है। ये वाला अच्छा खासा प्रॉब्लम है क्योंकि थोड़ा एक, मतलब आप बोल सकते हो ये प्रॉब्लम की कम, थोड़ा एक डिराइवेशन टाइप का चीज है, थोड़ा मतलब है ऐसा। तो दिखाते हैं क्वेश्चन क्या बोल रखा है। सर बॉइल्ड पानी पियो। हाँ बेटा सही बोले, एक मिनट। सॉरी। अच्छा तो देखो ये वाला कैसे करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है 2 प्लस रूट 3 के पावर में n, इसको लिखा है i प्लस एफ, वेयर i एंड n मतलब ये वाला और i मतलब ये वाला। f फॉर क्या है? f फॉर फ्रैक्शनल पार्ट है, ये आपको समझना है। क्योंकि देखो ये 2 प्लस रूट 3 एक फ्रैक्शनल नंबर है। फ्रैक्शनल मतलब ये क्या है? 2 प्लस रूट 3 एक फ्रैक्शनल पोर्शन आएगा ना, ये कुछ होल नंबर तो नहीं है। क्यों सर? रूट 3 तो एक फ्रैक्शनल पोर्शन है और उसके साथ कुछ ऐड कर रहे हो तो वो भी टोटल फ्रैक्शनल आएगा। तो ये टोटल जी इसका जो वैल्यू आएगा ये फ्रैक्शन में आएगा। ये समझ आया सबको? इरेशनल भी होगा ये। सर तो क्वेश्चन में बोल रहा है वेयर i एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड f का वैल्यू है 0 से 1 के बीच में। फ्रैक्शनल पोर्शन है बट फ्रैक्शनल पोर्शन का वैल्यू हम जानते थे 0 से इक्वल और 1 से छोटा है, बट इसमें बोल दिया है कि 0 से इक्वल नहीं होगा। 0 इक्वल वाला केस इसमें हटा दिया। प्रॉब्लम ही ऐसा डिजाइन किया है कि हाँ 0 वाला आप नहीं ले सकते। ठीक है नहीं लेंगे, क्या है। देन आपको पूछ रहा है, आपको निकालना है 1 माइनस एफ, ये वाला 1 है, पहला वाला जो है 1 माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ, इसीलिए आई को मैंने बोल्ड में रखा है। मैंने ये क्वेश्चन जहां से लिया था, मेंस का कुछ क्वेश्चन था मुझे याद नहीं है, उसमें आई को ऐसे लिखा है और 1 को भी, दोनों सेम दिखने से सेम लग रहा था। मैंने भी 1 प्लस आई एफ से प्रॉब्लम करने लगा, प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा था। बाद में पता चला कि बेटा ये आई दिया था, तो इसलिए आई को मैंने बोल्ड करके लिख दिया है। कभी भी क्वेश्चन में आएगा तो थोड़ा माइन्यूटली देखना इस चीज, इन सब चीज को, नहीं तो क्वेश्चन बनाते रहोगे आंसर नहीं आएगा। तो इसका अप्रोच क्या रहता है थोड़ा देखते हैं। कि बोला है 2 प्लस रूट 3 के पावर में एन एंड आई प्लस, मतलब ये टोटल वैल्यू दिया है आपको आई प्लस एफ में। तो आप मोटा मोटा ये समझ लो ये टोटल चीज एक फ्रैक्शनल पोर्शन है, मतलब इसका कुछ पोर्शन होल नंबर होगा और कुछ का, इसका कुछ पोर्शन एफ होगा, इसलिए दो अलग अलग पार्ट में लिखा है। इसलिए देखो लिख दिया है आई जो आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, क्योंकि एक फ्रैक्शनल पोर्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया 2.5 को कैसे लिख रहे थे 2 प्लस 0.5। तो एक पोर्शन आपका पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा वाला आपका फ्रैक्शनल नहीं आ रहा था, तो इसीलिए टोटल चीज को आपको जी ऐसे सर। लिख दिया आई प्लस है। Yes, sir. क्यों आई प्लस है? क्योंकि एक पोर्शन आपका पॉजिटिव आएगा इंटीजर में, दूसरा पोर्शन फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जो कि 0 से 1 के बीच में आएगा। क्वेश्चन समझा? पहले क्वेश्चन समझो, नहीं तो यस सर। तो बात, मतलब सॉल्यूशन तो बात का बात है। ठीक है, तो इसको अप्रोच कैसे करेंगे बेटा? तो मैं लिख लेता हूं, पहले ये वाला हटा देता हूं। तो मैं जो दिया है 2 प्लस रूट ओवर 3 के पावर में n दिया था, इसको मैं लिख रहा हूं i प्लस ए। आप एक चीज गौर से समझो, ठीक है, इससे मैं दूसरा एक रिलेशन भी लिख सकता हूं। 2 माइनस रूट 3 के पावर में n क्या होगा?
कोई कोई बोल देगा सर i माइनस एफ, नहीं होगा। इसको थोड़ा समझो, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के समझो। मैं बोलता F हूँ, minus I। नहीं बेटा एफ माइनस आई भी नहीं आएगा, इसका सिर्फ फ्रैक्शनल पोर्शन रहेगा। क्यों? देखो √3 का वैल्यू क्या आता है, किसी को मालूम है थोड़ा बहुत? 1.732 आता है। 1.73। इन सब वैल्यू ना थोड़ा आप याद रखो बेटा, नहीं तो ना कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में आपको दिक्कत होगा, ठीक है। √3, √2 का तो सबको मालूम है 1.414, एटलीस्ट 2 डिजिट 3 डिजिट नहीं मान पा रहे हो तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट याद रख लो, ठीक है। या तो वो भी नहीं हो रहा है तो आपसे पॉइंट के बाद 1 डिजिट राउंड ऑफ कर लो, जैसे कि 7.3 मतलब 1.7 याद रख लो, ऐसे भी करो। बट थोड़ा आप मतलब थोड़ा रखो कि हाँ याद, मतलब थोड़ा अंदाजा होना चाहिए कि हाँ इन दोनों के बीच में है। एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। 1.732 या 7.731 ऐसा कुछ था, 731, तो मैंने 723 लिया। तो अब एक चीज देखो बेटा, 2 माइनस √3 करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, 1 से बड़ा या 1 से छोटा? सर इसका 1 से वैल्यू छोटा। लगभग 0. सर बाकी तो 0. कितना आएगा, 27 के आसपास ऐसा कुछ आ रहा है ना। यस सर। और देखो एक चीज मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट्स जो चीज ऑलरेडी 0 से लेके 1 के बीच में है और इसके पावर में आप अगर कुछ दोगे तो ये और छोटा नहीं हो जाएगा। जैसे कि सर 1/2 का वैल्यू होता है 0.5 और इसको स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 0.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा 0.25, 0.225। देखो और भी छोटा हो जा रहा है। मतलब जो चीज ऑलरेडी छोटा है, मतलब 0 to 1 में है, उसको अगर आप स्क्वायर करोगे या मल्टीपल पावर लोगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। मतलब इसका जो वैल्यू आएगा इसमें कोई होल नंबर रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक पॉइंट वैल्यू है और इसके पावर में आप n दे रहे हो तो ये और भी छोटा होते होते इसका वैल्यू, इसका जो वैल्यू आएगा वो इन बिटवीन 0 to 1 ही ना होगा। और 0 to 1 यस मतलब सर। ये सिर्फ, यस सर। ये सिर्फ इसमें सिर्फ फ्रैक्शनल पोर्शन होगा, ये आई वाला पोर्शन रहेगा ही नहीं। बट मुझे मालूम नहीं है कि फ्रैक्शनल पोर्शन कौन सा है, तो इसलिए मैं इसको एफ डैश लिख रहा हूँ, क्योंकि ये वाला एफ और ये वाला एफ अलग हो सकता है। ये समझ आया चीज, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर रिपीट कर दो। मैं बोल रहा हूँ कि 2 माइनस √3 का वैल्यू क्या आया, मैं अप्रोक्स वैल्यू ले रहा हूँ बेटा, ऐसा नहीं कि आपको एकदम 0.2 ऐसे कर देगा। आपको ये समझ आ गया कि 2 माइनस √3 का वैल्यू सर लेस देन 1 तो होगा ही और ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब 0 to 1 के बीच में है। और पॉइंट वैल्यू के पावर में आप कुछ भी पावर पावर लगाओ, 2 3 4 5, वो और भी छोटा हो जाता है। मतलब सर इसका वैल्यू तो सर 0 to 1 में ही हो गया ना टोटल का वैल्यू। तो इसमें तो कोई यस सर सर। आई वाला पोर्शन रह ही नहीं सकता, क्योंकि आई मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। क्योंकि 2 प्लस √3 का वैल्यू कितना आएगा, 2 प्लस √3 का वैल्यू होगा आपका बेटा 3.72 के अंदर आसपास, 3.73 के आसपास। तो इसको आप लिख सकते थे 3 प्लस 0.73। इसीलिए इसको दो पोर्शन में लिखा आई एंड एफ, क्योंकि आई वाला पोर्शन आपका इंटीजर है, दूसरा वाला फ्रैक्शन है। बट इसमें तो ये चीज नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ही है, मतलब कोई होल होल नंबर वाला पोर्शन ही नहीं है। ये चीज मैं समझाने की ट्राई कर रहा था आपको, ठीक है। तो इसीलिए इसको सब लिखना है आपको एफ डैश। ये सब आज ही देख लेना, मतलब नोट्स में भेज दूंगा, ये कैसे लिखोगे आप नोट्स, अगर आप कोई नोट डाउन कर रहे हो तो, क्योंकि इतना सब मैं जो बोल रहा हूँ ये लिखना पॉसिबल नहीं है, आपको ये याद रखना है। इसलिए प्रॉब्लम को मैं अच्छे से करा रहा हूँ, समझो प्रॉब्लम को, ठीक है। थोड़ा यस सर। थोड़ा 5-10 मिनट आज एक्स्ट्रा जा रहा है, आप थोड़ा सुन लो इसको अच्छे से, ठीक है। तो देखो मैं इन दोनों, ठीक है, अच्छा, तो इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड करने से क्या होगा सर, सर ये बन जा रहा है आपका 2 प्लस √3 के पावर में n एंड प्लस 2 माइनस √3 के पावर में n। आंसर इधर बन रहा है आई प्लस एफ डैश, हाँ या ना बोलो। जी यस सर। सर। अच्छा, अब एक चीज देखो, इसको ना थोड़ा मुझे एक्सपांड करना है, ये वाला टोटल टर्म को एक्सपांड करना है। आप बोलोगे सर इतना टर्म, हाँ बेटा, थोड़ा आपको चीज सीखने के लिए देखना पड़ेगा। तो देखो मैं कर रहा हूँ, आप बैठ के देखो कि हाँ समझ आ रहा है या नहीं, समझना जरूरी है। तो देखो ये वाला लिख लिया लेफ्ट हैंड में, और 2 प्लस √3 सारा टर्म नहीं करूंगा, दो टर्म लिख दूंगा, ठीक है, दो टर्म। तो देखो 2 प्लस √3 को अगर बाइनोमियल में एक्सपांड करूंगा तो पहले 2 टू द पावर n प्लस आएगा कितना nc1 2 के पावर में n माइनस 1 एंड √3 के पावर में 1, हाँ या ना। सर। यस सर। ऐसे करते 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 लास्ट टर्म में आ जाएगा आपका √3 के पावर में n, ठीक है।
इसके साथ प्लस में कौन है, 2 माइनस रूट 3 के पावर में n, तो इसको भी करेंगे तो 2 के पावर में n, बट दूसरा टर्म ही नेगेटिव आएगा क्योंकि ये माइनस है तो ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस, सो माइनस एन सी वन 2 के पावर में n माइनस वन रूट 3 के पावर में 1, प्लस करते 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 मुझे ये मालूम नहीं है कि लास्ट n पॉजिटिव है मतलब ऑड है इवन, इसको मैं लिख दूंगा माइनस रूट 3 इसके पावर में n। समझ आया ये चीज? यस सर। यस सर। Yes, अगर sir. आप गौर से देखोगे ना आपको एक चीज पता चल जाएगा इधर से, लेफ्ट में तो बेटा आई प्लस, अच्छा ये बाद में लिखते हैं, देखो आप गौर से देखोगे तो दोनों के बीच में प्लस है, देखो ये वाला टर्म मतलब ऑड ऑड टर्म जो रहेगा ना वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब Yes, सर sir. इसका सेकंड टर्म, इसका सेकंड टर्म, इसका फिफ्थ टर्म, इसका फिफ्थ टर्म, क्योंकि इसका फिफ्थ टर्म पॉजिटिव आएगा बट दूसरे वाला का नेगेटिव आएगा और दोनों सेम आएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो रहेगा वो 2 बार रहेगा, मतलब सर देखो यही टर्म इधर भी है, यही टर्म इधर भी है, मतलब सर मुझे मिल क्या रहा है फाइनली इधर से, आप ये बोलिए। मुझे मिल रहा है बेटा आई प्लस एफ डैश इक्वल्स टू 2 इंटू में आपका रहेगा कितना बेटा 2 टू द पावर n Two. प्लस एन सी 2 के पावर में n माइनस 2, देखो इवन नंबर्स है मतलब इवन टर्म्स रहेगा, रूट 3 के पावर में स्क्वायर ऐसे रहेगा, इतना सब रहेगा, और लास्ट टाइम मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, उससे कुछ मतलब भी नहीं है, मैं समझने के मतलब आपको ये समझा रहा हूँ कि देखो इधर बाहर में 2 है, ठीक है, और अभी देखो n क्या था, क्वेश्चन में बोला था क्या था बेटा, n कहाँ गया कहाँ गया, n आर पॉजिटिव इंटीजर, अब देखो 2 के पावर में कुछ पॉजिटिव लोगे तो नेगेटिव होना पॉसिबल है क्या, और वो होल नंबर ही बनेगा ऑलवेज, हाँ या ना बोलो। यस सर। और एक चीज आप देखो रूट 3 जो है इसके पावर में ऑलवेज क्या आएगा, इवन नंबर्स आएगा, क्योंकि देखो सारे ऑड नंबर्स तो कैंसिल हो गए, मतलब इसके बाद वाला में रूट 3 के पावर में 4 आएगा, देन 6 आएगा, देन 8 आएगा, देन 10 आएगा, देन 12 आएगा, ऐसे करेगा। तो मुझे एक चीज समझ आ रहा है सर कि ये वाला इंटीजर बन जाएगा, ये वाला भी इंटीजर बनेगा, सारा टर्म इंटीजर बनेगा, और इसका टोटल प्लस में है तो टोटल टर्म ही बन जाएगा इंटीजर, हाँ या Sir, ना बोलो। 2 plus positive integer. हाँ, और 2 मल्टीप्लीकेशन है मतलब सर ये इवन इंटीजर है, ये भी समझ आ गया सर, हाँ या ना बोलो। जी सर। यस Yes. सर। और इससे बहुत अच्छा एक इंसाइट आ जा रहा है मुझे कि सर ये राइट साइड जो है ये टोटल अगर इंटीजर बनेगा इवन में तो सर लेफ्ट हैंड वाला भी तो इंटीजर ही बनना पड़ेगा क्योंकि इक्वल्स टू है, और लेफ्ट हैंड वाला इंटीजर बनेगा तो सर ऑलरेडी आई जो है ये तो ऑलरेडी एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर, हम देख पा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये दोनों टर्म एफ प्लस एफ जो कि मैंने लिया था इसमें फ्रैक्शनल पार्ट, ये तो इंटीजर बन जाएंगे. ये दोनों का एडिशन भी इंटीजर बनेगा, बहुत खूब, मतलब मैं अगर लिखूं तो एफ जो है एफ का वैल्यू था 0 से 1 के बीच में, एफ डैश का वैल्यू भी था 0 से 1 के बीच में, बट इन दोनों का जो एडिशन है, इन दोनों का एडिशन क्या बन रहा है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो देखो एफ प्लस एफ डैश बन जा रहा है 0 टू 1 प्लस 1 2 बन जा रहा है, और अगर मैं इसको बोलूं कि बेटा 0 टू 2 में 0 से बड़ा 2 से छोटा और इंटीजर भी बन रहा है, ऐसा नंबर कौन है, बनना। 1 अकेला है, मतलब इधर से मुझे एक ये चीज मिल रहा है सर, एफ प्लस एफ डैश दैट शुड बी 1, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जी सर। और ये यस अगर सर। 1 होगा तो बेटा एफ डैश का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 वन माइनस माइनस एफ, आते हैं। आगे बोलो जी क्वेश्चन में, सर। चलो क्वेश्चन में क्या दिया था 1 माइनस एफ, जिसका वैल्यू मुझे मिल गया क्या है एफ डैश, तो मैं इधर अभी लिख रहा हूँ 1 माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ दिया था इसका वैल्यू, तो 1 माइनस एफ को अब लिख दो एफ डैश, हाँ या ना बोलो, जी सर। इसको आई सर प्लस एफ को आई प्लस एफ ही लिख दो, ठीक है। अब देखो एफ डैश का वैल्यू हमने क्या लिया था 2 माइनस रूट 3 के पावर में n, बैठाओ भाई 2 प्लस रूट 3 पावर में n, और आई प्लस एफ का वैल्यू कितना था 2 प्लस रूट 3 के पावर में n, तो क्वेश्चन बेसिकली आपको पूछ क्या रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, आप इजीली बोल दोगे, सॉरी ये वाला सॉरी एफ डैश क्या था 2 माइनस रूट 3 के पावर में n, इसमें मैंने प्लस लिख दिया, ये माइनस होगा, तो देखो दोनों का पावर सेम है तो इसको लिख दो 2 माइनस रूट 3 के पावर में 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 टोटल का n, और ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला आएगा तो 4 माइनस 3 पावर में n, और आंसर इज 1, सो अच्छा इसका ऑप्शन नहीं दिया था मैंने,
तो आपका बोल क्या रहा है इसका? सर डी है सर, ऑप्शन सर। हाँ ए बेटा, ऑप्शन ए है होगा सर। इसका सर। अच्छा ऑप्शन मैंने लिखा सर ए था ऑप्शन है सर, ए ए ऑप्शन। ऑप्शन, ए डी नहीं बेटा, ए है, मैंने देखा ही नहीं कि इसका ऑप्शन भी दिया था मैंने, तो ये है सर आपका ए ए का। बोला सर। ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, कंसेप्ट भी अच्छा है, सर इससे एक बात रिलेटेड मैं, करना। हाँ बेटा मैं समराइज कर देता हूँ। इसका रिलेटेड एक प्रॉब्लम आई गेस बाद में आपको मिल जाएगा। हाँ इसका प्रॉब्लम आप ये अच्छे से ट्राई करना, ये इतना मतलब ये चीज थोड़ा बड़ा था, ये समझाने के लिए थोड़ा बड़ा चला गया। ये प्रॉब्लम अगर समझ जाओगे ये छोटा में हो जाएगा, आप थोड़ा इसको ट्राई करना। मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूँ। क्वेश्चन में बोला क्या था? 2 + √3 के पावर में n, जो कि i + a हो रहा था, क्वेश्चन में बोल जा रहा था। और हमें इधर से दिख के पता चल रहा था कि i जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो दूसरा वाला डेफिनेटली फ्रैक्शनल पोर्शन होगा, क्योंकि ये खुद एक फ्रैक्शनल नंबर है और इसके पावर में कुछ लिखेंगे तो डेफिनेटली फ्रैक्शन तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए हम समझ गए कि हाँ f जो है फ्रैक्शन होगा, और दिया भी है क्वेश्चन में f का वैल्यू। तो इधर से मैंने दूसरा एक रिलेशन इंट्रोड्यूस किया 2 - √3 के पावर में, जो कि इंपॉर्टेंट था, और इसका वैल्यू f डैश आएगा, ये ही समझना मतलब थोड़ा ये क्वेश्चन के लिए, इस कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट था। यही आपको दूसरे वाले या कुछ और क्वेश्चन में समझना, मतलब समझ आ जाएगा कि हाँ ये वाला एफ डैश होगा या i + एफ डैश होगा, ये आपको समझना है पहले। इसके लिए सर आपको रिपीट थोड़ा, कर दे, एफ डैश कैसे आया था ये? एफ डैश कैसे आया था? देखो 2 - √3 का वैल्यू मैंने निकाला, जो कि आपका सिर्फ पॉइंट में आया था। इसमें तो आपका कोई होल नंबर है ही नहीं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 2.5 को आप लिख सकते हो 2 + 0.5, तो ये वाला पोर्शन क्या इंटीजर पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपका फ्रैक्शनल पार्ट पोर्शन। बट अगर मैं बोलूँ आपको कि बेटा मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि 0.73 इसका आप बोलो, आप इसको इस फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो आप बोलोगे सर इसमें तो सर कोई होल पोर्शन है ही नहीं, इसमें सिर्फ फ्रैक्शनल पोर्शन है, जो कि पॉइंट वाला पोर्शन। इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ मैक्स टू मैक्स 0 + 0.73। आप बोलोगे सर इंटीजर तो लिख रहे हैं 0, बट इंटीजर 0 हो रहा है, तो इसको 0+ ऐसे लिखने से कोई मतलब बन रहा है? 0+ वो लिखोगे तो वही तो होगा, तो फालतू में 0 ऐड करके क्यों ही फालतू में आप मतलब कॉम्प्लिकेट कर रहे हो चीज को। तो आप इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर का बात कर रहा हूं मैं, आपको कोई और इंटीजर नहीं लेना, इसलिए आई का वैल्यू दिया है। देखो आई इज पॉजिटिव इंटीजर, 0 इंटीजर नहीं ले सकते हो आप, मतलब आप 0+ ऐसे भी लिखोगे तो ये इंट्रोड्यूस नहीं होगा i + f के फॉर्म में, तो ये सिर्फ f ही बन रहा है। और सेम चीज इधर भी हो रहा है। हाँ बेटा, सर ये 2 - √3 की होल पावर n इज इक्वल टू एफ डैश लिया क्यों हमने? वही तो मैं बोलने का ट्राई कर रहा हूँ बेटा। 2 - √3 का वैल्यू कितना आ रहा है? 0.27 के आसपास। और 0.27 एक क्या वैल्यू है? पॉइंट वैल्यू है, जो कि फ्रैक्शन वैल्यू भी मान सकते हो। और 0.27 के पावर में आप कुछ भी करोगे, 2 करो, 3 करो, 5 4 करो, जो भी करो, नो सर, पॉजिटिव वैल्यू वो आपका पॉइंट में ही आएगा। नो सर ये समझ आ गया ना, लेकिन हाँ सर ये हाँ बोलो, माइनस क्यों लिया बीच में, ये बोल रहा हूँ मैं। कौन सा वाला ये 2 - √3 क्यों लिया? जी सर, जी हाँ, सर। ये वाला आप बोल सकते हो कि सर 2 - √3 क्यों ले रहे हो, क्योंकि आपको याद होगा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराने टाइम आपको बोला था ना कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपका रूट्स रहता है वो अगर एक फ्रैक्शन, मतलब कि a + √3 या 2+ मान लेते हैं कि 2 + √3 एक रूट है, दूसरा रूट भी आपका उसी का कॉन्जुगेट होता है। मैंने बोला था, किसी किसी को याद है तो समझ पाओगे आप ये चीज अच्छे से, क्योंकि इन दोनों मतलब कोई भी आप इक्वेशन देखने जाओगे ना, ये चीज पेयर में रहते हैं ऑलवेज। मतलब सर कि 2 + √3 आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 - √3 होगा ही होगा दूसरा रूट, क्योंकि ऑलवेज कंजुगेट में रहता है। तो इन दोनों का एक रिलेशन रहता है हर एक चीज में। और आप एक देख पा रहे हो कि दोनों ये थोड़ा क्वाड्रेटिक फॉर्म कर रहा है, क्योंकि देखो दो चीज फैक्टराइजेशन में है। तो अगर एक ऐसा होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ मतलब इससे आपका कुछ लिंक भी है, बट मैं बोल रहा हूँ कि आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि हाँ सर ये 2 + √3 था, तो इसका दूसरा वाला वैल्यू लेना है, क्योंकि मुझे इक्वेशन 2 चाहिए। और मैं दो इक्वेशन कोई मतलब एक इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिया है, दूसरा इक्वेशन आपको ऐसे ही फॉर्म करना पड़ेगा, ये मतलब ये पर्टिकुलर पैटर्न में, इस टाइप के पैटर्न में। दूसरा वाला जो क्वेश्चन दिया है इसको भी ऐसे ही करना है आपको। आपको दो इक्वेशन चाहिए होगा और आपको क्वेश्चन में एक ही डेटा दिया होगा, उससे ही आपको दूसरा वाला कंडक्ट करना होगा। और जिसको निकालने के लिए आपको थोड़ा इस वैल्यूज का मतलब हाँ ये पॉइंट में आ रहा है या होल नंबर में आ रहा है, ये समझ रहे हैं, तो थोड़ा ये चीज समझने में हो सकता है आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा सर है, तो आपको समझ आ गया ना टोटल चीज। आप थोड़ा इसको घर पे यस देखो सर। अच्छे से कि हाँ क्यों आ रहा जी है, एक एक सर। पॉइंट मैंने बोला कि क्यों आ रहा है, तो ऐसे होगा। और लास्ट में जाके आपका आंसर जो है कि 1 आ रहा है। तो ठीक है, आज इधर ही रखते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम ओवर ही हो गया है, नेक्स्ट क्लास भी है मेरा, 15 मिनट ज्यादा ही हो गया। ठीक है कोई बात नहीं,
चीज सीखने में टाइम लग जाता है कभी कभी, ठीक है, मतलब अच्छी चीज सीखने में, क्योंकि टाइम बहुत ही लिमिटेड है हम लोग के पास, बस यही बात है। ठीक है, चलो फिर मैं नोट्स भेज दूंगा आपको, और आप लोग थोड़ा इसको अच्छे से घर पे बैठ के हो सके तो आज ही इसको देख लेना, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट है ऐसा, ठीक है, कि इतना इजीली आपको मतलब समझ तो आ जाएगा, बट आप भूल बहुत इजीली जाओगे। ये सब चीज याद रखने में प्रॉब्लम होता है,